दोस्तों, स्वागत है आपका आज की कहानी में। आज की कहानी हमारे समाज के कथन को दर्शाती हुई कहानी है, जिसका नाम है जो रास्ता खुशी दे। शायद अब हमें साथ नहीं रहना चाहिए, कहता हुआ केवल बाथरूम में घुस गया। लेकिन केवल की बात पर बहुत चिक्की सी वह कुछ देर तक वहीं खड़ी रही और कुछ कहना चाहती थी, पर तब तक दरवाज़ा भड़ाक से बंद हो चुका था और तेज़ शॉवर की चलने की आवाज़ आने लगी थी। वह कुछ देर वहीं मूक खड़ी रही। एकाएक आरती को तेज़ चक्कर आने की सी अनुभूति हुई। वह मेज़ का सहारा लेकर बिस्तर पर बैठ गई। वे दोनों पिछले 5 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और अपनी मर्ज़ी से वह भी। इतने लंबे समय तक साथ रहते रहते अब वह केवल से शादी के बारे में सोचने लगी थी। उसे लग रहा था अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। आदिकाल से वैवाहिक बंधन पुरुषों की फितरत को तो कभी भी नहीं बांध पाया था, पर अब तो सारे बंधन तोड़कर नई नई मिली आज़ादी और उसका जश्न मनाती स्त्री भी पुरुषों के जीवन के इस मापदंड के समीकरण का हिस्सा हुई जा रही थी और अब लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। आरती भी बहुत खुशी से इस आज़ादी का जश्न मनाकर सभी तथाकथित पारंपरिक मान्यताओं को तोड़कर माता पिता की सलाह को दरकिनार कर नाते रिश्तेदारों व समाज की परवाह ना कर अपनी आर्थिक आज़ादी को अपनी शारीरिक व खासकर वैचारिक आज़ादी में पिछले 5 साल से तब्दील करने के लिए कटिबद्ध थी। लेकिन फिर अचानक ये क्या हुआ? पिछले कुछ समय से वह इस आज़ादी से थकने क्यों लगी है? सब कुछ उसे अच्छा क्यों नहीं लग रहा? बिन बंधन की आज़ादी मोह क्यों नहीं रही है? क्यों कोई उलझन उसके इतने सालों से निर्बाध चलते कदमों को अब ठिठकने के लिए मजबूर करने लगी है? अब वह शायद थकने लगी थी। पिछले 5 साल में वह 2 बार एबॉर्शन करवा चुकी थी, लेकिन अब तीसरी बार ना जाने क्यों वह यह बात केवल से छिपा गई। वह नहीं चाहती थी कि केवल को कुछ भी पता चले, वरना उसे फिर से एबॉर्शन करवाना पड़ेगा। जब चौथा महीना शुरू हो गया तो केवल को भी उसके शरीर में आए परिवर्तन का एहसास होने लगा। क्या कुछ ऐसा है जो तुमने मुझे नहीं बताया है? एक दिन केवल आखिर पूछ ही बैठा। जवाब में वह चुप हो गई। लेकिन क्यों किया तुमने ऐसा आरती? तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई? कैसे पालोगी इस बच्चे को अकेले? केवल अकस्मात गुस्से से चिल्ला पड़ा। अकेले क्यों? हम दोनों हैं तो हम दोनों ही पालेंगे ना साथ साथ में। हम लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, यह बात तुम्हें अच्छी से पता है और मेरी समझ से तुम्हें इसका मतलब समझाने की ज़रूरत नहीं। केवल भन्ना कर गुस्से में बोल पड़ा। हम 5 साल से साथ रह रहे हैं, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, तुम्हें नहीं लगता? केवल वह फिर भी शांत रही। पर मुझे शादी नहीं करनी है। कितनी बार मैं ये बात समझाऊं तुम्हें? लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू करने से पहले ऐसी कोई शर्त तो नहीं थी ना हमारे बीच कि कुछ सालों के बाद हमें शादी करनी पड़ेगी। केवल ने उन दोनों के रिश्ते को पल भर में ही वास्तविकता के कठोर धरातल पर पटक दिया। लेकिन केवल, जो बच्चा हमारे बीच आ रहा है वह तो तुम भी जानते हो, वह है तो हमारा ही। केवल की तीव्रता देखकर वह भरसक अपने स्वर को कोमल बनाकर बोली। शायद वह उसे अपनी बात मनवाना चाहती थी। मुझे इस बच्चे से कोई लेना देना नहीं, यह तुम्हारा डिसीजन है। मेरे लिए यह सिर्फ भावुकता व उत्तेजनावश की गई कुछ कमज़ोर क्षणों का नतीजा है, बस। उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। तटस्थ व कठोर स्वर में वह अपनी बात केवल मुंह फेर कर सो गया। वह निशब्द हल्की रोशनी में उस कमरे में घोर अंधेरे में नज़र आ रहे सायों पर नज़रें गड़ाए अपनी भूत में की गई गलतियों के सायों से गड़मड़ाती भविष्य की तस्वीर से भयभीत हुई बैठी रह गई। वह अब वाक रह गई। अब
क्या है जीवन, इसके आगे कानूनन उसका कोई अधिकार नहीं है केवल पर, और अगर इस बच्चे का अधिकार हो भी तब भी वह कुछ नहीं कर सकती। क्या इतना सरल है साबित करना? इसमें उसकी सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक स्थिति कितनी चरमरा जाएगी यह वह अच्छी तरह से जानती थी। वह हर कानून से वाकिफ़ थी। पिछले कुछ समय से उन दोनों के बीच आने वाला बच्चा भयंकर टकराव का कारण बन चुका था, और आज उसकी परिणति केवल के इस वाक्य से पूरी तरह अपने कहे फैसले ने कर दी थी कि शायद अब हमें साथ नहीं रहना चाहिए। वह निशब्द हो गई थी। लिव इन रिलेशनशिप के रिश्ते का परिणाम इतना भयानक हो सकता है, पर यह तो सच है, यह तो मैं पहले से ही जानती थी। इसके लिए वह खुद को मानसिक रूप से तैयार करने लगी थी। अपनी शक्ति को केवल से लड़ने में खर्च करने के बजाय वह उस आगामी भविष्य पर अकस्मात लिख दी गई कठिन इबारत को पढ़ने का मादा अपने में जमा करने लगी और अपने अंदर संजोने की पुरजोर कोशिश कर रही थी कि आगे क्या करना है। वह बहुत देर तक जागती रही और लगातार सोचती रही। कुछ फैसले किए, कुछ फ़ोन किए और फिर दूसरे कमरे में जाकर सो गई। उसे केवल के साथ सोना समझ में नहीं आया। सुबह का नाश्ता केवल बनाता था, डिनर की तैयारी आरती करती थी। सुबह केवल किचन में व्यस्त था कि आरती अपनी अटैची व बैग लेकर दूसरे कमरे से तैयार होकर बाहर निकली। मेज पर नाश्ता रखते केवल के चेहरे पर कई प्रश्न एक साथ लक्षित हो गए। तुम सही कहते हो केवल, शायद अब हमें साथ नहीं रहना चाहिए। केवल के चेहरे पर टंगे प्रश्नों को दरकिनार कर आरती बिना किसी लाग लपेट के बोली, लेकिन मेरा मतलब तो ये नहीं था। अपनी उम्मीद के विपरीत आरती का रुख देखकर केवल चौंक गया। उसे विश्वास नहीं था कि वह ऐसा कुछ भी करेगी। मैं अपनी बचपन की दोस्त लीना के साथ शिफ्ट हो रही हूँ। मतलब कि तुम्हें शिफ्ट होना मंजूर है, पर एबॉर्शन करवाना नहीं। केवल विद्रुत स्वर में चुपचाप बोला। मुझे एबॉर्शन करवाना है या नहीं, यह फैसला तुम नहीं, मैं करूँगी। केवल हम दोनों लिव इन में रहे, यह दोनों का फैसला था। प्रकृति ने बच्चा पैदा करने की पूरी जिम्मेदारी स्त्री के शरीर को दी है, जबकि इस स्थिति को अंजाम देने में और उत्पन्न करने के लिए दोनों बराबर के जिम्मेदार होते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों। तुम्हारे लिए यह कुछ कमज़ोर क्षणों की भूल पर भर है, पर मेरे लिए, मैं पूछना चाहती हूँ केवल कि क्या तुम भी किन्हीं कमज़ोर पलों की भूल का नतीजा हो? तुम्हारे माता पिता का भी यही हाल था? और अगर नहीं तो यह बच्चा हम दोनों के प्यार की निशानी भी तो हो सकता है, और हमारे प्यार की निशानी क्यों नहीं है? मुझे चौथा महीना पूरा होने वाला है। अब या तो मैं अपनी जान पर खेलकर इस बच्चे को ख़त्म कर दूं, या फिर चुपचाप इसे अपनी आन पर खेलकर इसे जन्म दूं। यह मेरी मर्ज़ी होगी और मैं जैसा चाहूँगी वैसा करूँगी। आरती शांत मगर दृढ़ स्वर में बोली। एक पुरुष तुम्हारा बाप बनने में शर्म महसूस नहीं करता तो एक स्त्री क्यों करे? कहकर आरती बैग कंधे पर डालकर अटैची खींचती हुई बाहर निकल गई, उस कमरे से बिल्कुल बाहर दरवाजे से। टैक्सी में बैठी आरती का दिल व आँखें आंसुओं से सराबोर थी। इतना बड़ा फैसला लेना बहुत कठिन था और आसान बिल्कुल नहीं था। थोड़ी देर बाद वह लीना के फ्लैट की घंटी बजा रही थी। लीना को देखते ही अपनेपन की उष्मा से वह पिछले कुछ दिनों से उसके अंदर जमी हुई बर्फ़ पिघलने लगी और वह बाढ़ की तरह तूफ़ान मचाती हुई बहने लगी। वह लगातार रोने लगी। लीना बहुत देर तक उसे सांत्वना देती रही, गले लगाए, पीठ सहलाते हुए आश्वासन देती रही। इससे ज़्यादा वह कर भी क्या सकती थी? बस आरती, आज रो ले, आज के बाद एक भी आंसू नहीं।
जब लिव इन रिलेशनशिप की व्यवस्था को स्वीकार किया ही था और उसके स्वीकार करके उसकी हिम्मत एक लड़की करती है, तो पुरुष की ही तरह परिणाम के लिए उसे भी हर हाल में तैयार होना चाहिए, मानसिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी तैयार रहना चाहिए। हालांकि माँ बनना स्त्री के जीवन की कमज़ोर कड़ी है, जबकि पुरुष स्वच्छंद ही भंवरा बना फिरता है। पर एक बात तुम अच्छी तरह से समझ लो, केवल भी किसी न किसी दिन शादी ज़रूर कर लेगा, भले ही जीवन में आने वाली उसकी वह लाइफ पार्टनर उसके बारे में कुछ भी सोचे, इससे पहले किसी की लिव इन पार्टनर रह चुकी हो या कुछ और। पर जिस लड़की के साथ 5 साल रहा, जब उसके साथ ज़िंदगी बिताने की बात नहीं सोच पाया, तो वह किसी नए के साथ जो अपने साथ न जाने अतीत की कितनी दुविधाओं को साथ ले आएगी, उसके साथ कैसे निभा पाएगा? यह बताओ तुम। तू बैठ, यहाँ पे बैठ जा और मेरी बात ध्यान से सुन। मैं कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ, फिर आपस में बात करते हैं। लीना जाकर 2 कप कॉफ़ी बनाकर ले आई और वह एक साथ कॉफ़ी पीने लगी। अब बता, क्या करना चाहती है तू? कुछ सोचा है तूने? केवल से इस बच्चे का अधिकार पाने के लिए कानून की किताबों को खंगालना है, या अकेली माँ बनकर एक नई राह तलाशनी है? कौन सा रास्ता खुशी दे सकता है तुझे? पर छोड़ो यह सब बात, यह तो भविष्य की बात है। पर मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि किसी इंसान से लड़ने से अच्छा है कि परिस्थितियों के खिलाफ लड़ना। जीत गई तो तुझे सुकून मिलेगा, और अगर हार गई तो तुम्हारा नसीब। इंसान से जीत कर भी सुकून नहीं मिलेगा। तू ठीक कहती है लीना। मैं उस बात के लिए कमज़ोर क्यों बनूं, क्यों रोऊं, क्यों गिड़गिड़ाऊं, वह भी केवल के सामने? कभी नहीं। जिसका कारण सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ। अपनी ताकत, अपनी हिम्मत, अपना पैसा, उस उबड़ खाबड़ बियाबान रास्ते पर चलने में मैं क्यों झोंकूं, जिसका अगर कोई हल निकलेगा तो भी तब तक मेरे जीवन का सारा रस सूख चुका होगा। शाबाश, ये हुई ना बात। मैं यही उम्मीद कर रही थी तुझसे। अब तू वही पुरानी आरती लग रही है जो मेरे साथ पढ़ा करती थी और जो परिस्थितियों की गुलाम नहीं बल्कि परिस्थितियों को अपना गुलाम बनाने की सोचती थी। और फिर थोड़ी सी परिस्थितियों का ही तो फ़र्क है आरती। ज़रा ध्यान से सोच। मैं शादीशुदा हूँ, पर बेटा हॉस्टल में है। पति 3 साल से यूएस गए हैं। मैं भी तो अकेले ही यहाँ ज़िंदगी से जूझ रही हूँ। फ़र्क केवल इतना है कि समाज मुझे पूरी मान्यता देता है। परिस्थितियों से निपटना व सामाजिक व्यवस्था और उसके बनाए दायरे से बाहर जाकर परिस्थितियों से निपटने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है लीना। यह तू नहीं समझेगी। बोलते बोलते आरती की आंखों में 2 मोती आकर फिर अटक गए। जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ, पर एक दरवाज़ा बंद होता है तो भगवान कई नए दरवाजे भी खोल देता है। बस खोलने की हिम्मत होनी चाहिए। चल अब चुपचाप उठ और हाथ मुंह धो ले। अब कुछ खा ले और फिर ऑफिस जा। सारा दिन घर में नहीं बैठे सकते। छुट्टी करने की कोई ज़रूरत नहीं। खुद को कमज़ोर होने का मौका बिल्कुल नहीं देना है। चुपचाप काम पे लग जा। थोड़ी देर बाद दोनों ऑफिस के लिए निकल गई और अपने अपने ऑफिस पहुंच गई। उसका आने वाला बच्चा अब उसके शरीर से टकराती हुई नज़रों में सवाल बनकर उभरने लगा था। सब उससे अनजान नज़रों से देखने लगे थे, लेकिन उसने कुछ छिपाया नहीं। कई बातें छुपाने पर तनाव से गुजरना पड़ता है। इससे अच्छा है एक बार ही सच बोलकर खुद को शांत रखना। उसने यही किया। आरती ने भी एक बार सबको सच बताकर सबका मुंह बंद कर दिया था। अब वह वक्त भी आ गया। 9 महीने के बाद एक बच्ची का जन्म हो गया। आरती के घर में पता चला, पर कोई उसे देखने भी नहीं आया। लीना ने औपचारिकता निभाते हुए केवल को भी संदेशा भेज दिया और उसकी सूचना दे दी, पर उसने भी पूरी तरह से बेरुखी दिखा दी। कुल मिलाकर उसकी बच्ची को देखने कोई भी नहीं आया था, ना उसके घर वाले और ना ही केवल। ऐसा करते पूरा 1 वर्ष बीत गया।
पूर्वी अब 1 साल की हो गई थी। लीना की ज़िद पर उसने ऑफिस के कर्मियों और वह कुछ निजी दोस्तों को एक छोटी सी पार्टी दे डाली थी। लीना रात को कमरे में आई तो आरती एक हाथ से पूर्वी को सहलाती हुई चुपचाप अपनी आंखों में उमड़ आए आंसू पोंछ रही थी। अरे, ये आज फिर बिन बादल बरसात कैसे? क्या हुआ? कुछ नहीं। आंसू पोंछकर आरती ने ज़बरदस्ती मुस्कुराने का प्रयत्न किया, लेकिन वो हंस ना सकी। कुछ तो है, मुझसे कुछ छिपाने की ज़रूरत क्यों आ गई भला? लीना संजीदा हो गई और थोड़ी सी नाराज़ भी। नहीं, तुझसे कुछ नहीं छिपा रही, बस अपनी बातें याद कर रही थी। आरती फिर पिघलने लगी। केवल शादी कर रहा है, भर्राए कंठ से वह बोली। तेरा मन अभी भी उसके इर्द गिर्द ही घूम रहा है? हैरानी की बात है, अब तक तुम उसी के बारे में सोच रही हो। कैसे ना घूमेगा लीना? कहाँ छुटकारा पाऊंगी? कहाँ जाऊंगी मैं उस दुनिया में? वह नन्ही पूर्वी की तरफ एकटक देखते हुए बोली। कहाँ इंसाफ मिलेगा मुझे? इस डोर से तो बंधी ही रहूँ ना मैं अपनी बेटी से। लीना, शादी कितना बड़ा बंधन लगता है ना हमें, जब उस खूबसूरत बंधन में बंधने, निभाने व बुनियाद बनाने की उम्र होती है तो हम आज़ादी को चुन लेते हैं, लेकिन फिर वह बिना बंधन की आज़ादी का मोह ख़त्म हो जाता है तो क्यों होने लगता है? क्यों हमें लगता है हमें वह बंधन चाहिए ही चाहिए? विवाह एक बंधन ही सही, पर उस बंधन की आज़ादी का मोह आखिर इतना ज़्यादा क्यों रहता है? इतना ज़्यादा आकर्षित क्यों करने लगता है कि एक उम्र के बाद उसमें बंधने के लिए हर स्त्री आतुर रहती है। वह चाहती है कि हर पुरुष उसके साथ रहे। पुरुष छटपटाने लगता है। कहाँ पर गलती होती है? कौन सी व्यवस्था सही है आरती? मुझे समझाओ ज़रा। आरती की आंखें फिर बदरी बन के बरसने लगी और वह सोचने लगी कि यह क्या है। यह सब सोचकर खुद को कोसने के बजाय एकजुट होकर भविष्य की तरफ देख। अब तू सिर्फ एक लड़की नहीं, बल्कि एक माँ भी है। पूर्वी की माँ, एक सिंगल मदर जो आज के आधुनिक जीवन का एक स्रोत है और सब तेरी तरफ देखते हैं और इसका जीता जागता सच है। इसलिए अकेली माँ के इस सच को स्वीकार कर। तुमने खुद यह राह चुनी है, जीवन को नए सिरे से संवारने व नए ढर्रे पर ढालने के लिए खुद को तैयार कर आरती। तुम कमज़ोर नहीं हो सकती। दूसरा, मैं तुझे बताना चाहती थी कि 1 महीना बाद विजय भी वापस आ रहे हैं। वह चुप हो गई यह सब बताने के बाद। लीना का इतना कहना काफ़ी था। ठीक है, मैं जल्दी ही अपने लिए कोई व्यवस्था कर लूँगी। 1 महीने बाद आरती एक स्टूडियो अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई। अतीत को पूरी तरह बिसरा कर अब भविष्य की ओर देखने लगी। वह पूरी तरह से अब वर्तमान में जीकर भविष्य की तरफ देख रही थी। लिव इन रिलेशनशिप, वह लगातार इस बारे में सोच रही थी। लिव इन रिलेशन में रहने के बाद अलग होने की स्थिति में सिंगल मदर होना कोई गुनाह नहीं है और ना किसी को अपमानित करने या कमतर समझने का हक है। उसे खुद का सम्मान करना सीखोगी तो कोई भी उसका अपमान करने की जुर्रत नहीं करेगा और ना ही हिम्मत कर पाएगा। वह लगातार सोचती रह गई। यही सोचकर वह उमंगों व विश्वास के उड़ते छोरों को मजबूती से पकड़कर जीवन डगर पर फिर से बढ़ चली थी। उसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। लेकिन ऑफिस में बमुश्किल साल भर पहले आया अविनाश उसकी खींची हुई लक्ष्मण रेखा को पार करने की दुष्टता जब तक कर बैठता था, वह सोचती रही कि मैं क्या कहूँ। सांवली रंगत, मध्यम कद काठी, साधारण सी शख्सियत, वह साधारण से परिवार से संबंध रखने वाले सिरफिरे अविनाश से वह जितना भी दूर भागना चाहती थी, वह उतना ही उसे घेरता रहता। अभी नया नया ही तो बांधा था आरती ने खुद को, और फिर से यह सब उसके अरमानों पर बंधी नए सिरे से ढीली सी गिरह को कोई ज़रा सा सहारे की उंगली देता तो वह उसे आराम से खोल सकता था। हर वक्त खुद के बनाए हुए
मकड़ जाल में क्यों उलझी रहती हो, हमेशा खुद में ही रहती हो। एक दिन दृष्ट होकर अविनाश सवाल दागी बैठा। मकड़ी हो शायद, अच्छा लगता है अपने खुद के इस जाल में बैठे रहना कि बाहर से कोई ना आ सके। क्यों, तुम्हें कोई एतराज़ है भला? वह चिढ़कर बोली। एतराज़ यह है कि यदि मैं उस जाल के भीतर अंदर आने की कोशिश करूँगा तो तुम्हें बुरा लगेगा, तो डर है कि कहीं ना जाने मैं क्या गंवा बैठूं। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि मकड़ी ही उसे अंदर आने का और जाल से बाहर आने की इजाज़त दे दे, तो फिर वह खुद ही बाहर आ जाए। ना तुम यह गुस्ताखी करो और ना ही मकड़ी का ही कोई अरमान है कि वह बाहर आने के लिए तैयार है, वह त्योरियां चढ़ाते हुई बोली। पर फिर भी मैं इंतज़ार करूँगा तुम्हारे जाल से बाहर आने का। क्यों खुद को सज़ा दे रही हो, और वह भी बेवजह? बेबाक सा अविनाश आज एकाएक संजीदा हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। आरती उसकी संजीदगी से आंखें और कान बचाती हुई घर चली आई, पर अविनाश की बातें देर रात तक उसके कानों में गूंजती रही। पूर्वी 3 साल की होने वाली थी। केवल का फ्लैट छोड़ने के बाद उसकी केवल से मुलाकात कभी भी नहीं हुई थी। अभी तक उसने खुद को सचमुच अपने जाल में खुद को जकड़ रखा था। इसलिए अविनाश की बचकानी बातें ही सही, उसने उन बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी। पर पता नहीं आज क्यों उसके संजीदा स्वर में एक ऐसी कसक थी कि वह बातें भुलाए ना भूल रही थी। अविनाश का भरा हुआ सा स्वर निरंतर उसके कानों में गूंज रहा था और गूंजकर प्रतिध्वनि हो रहा था। विचलित सी वह कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्या करे। यूँ तो अविनाश के लिए उसके दिल में किसी तरह की भी कोमल भावनाएं कभी पैदा नहीं हुई थी, क्योंकि वह काफ़ी बड़ी ठोकर खा चुकी थी। लेकिन आज उसे समझने का नज़रिया कुछ बदल ज़रूर रहा था। अपने ही ख्यालों में उलझी हुई सी वह बिना कुछ खाए पिए बिस्तर पर लेट गई। तभी मोबाइल की घंटी अचानक से बज गई। उसने फ़ोन उठाकर देखा। इतने समय बाद स्क्रीन पर केवल का नाम देखकर मानो शरीर का समस्त द्रव जम गया। उसे नहीं सूझा कि वह क्या करे। सैकड़ों सवाल मस्तिष्क में कौंधाए। दुविधा में पड़ी वह फ़ोन भी रिसीव नहीं कर पाई थी और फ़ोन बंद भी हो गया। लेकिन फ़ोन एक बार बंद होकर फिर से बजने लगा। अनेकों संशय मन के लिए उसने ना चाहते हुए भी यंत्रवत फ़ोन उठा ही लिया। कैसी हो आरती? उससे कोई जवाब ना दिया गया। वह चुप रही। लंबे समय के बाद केवल की आवाज़ की ऊष्मा से वह हैरान हो गई और जैसे मोमबत्ती की तरह पिघलने लगी थी। कोई जवाब ना पाकर केवल खुद ही लगातार बोलने लगा। उसकी आवाज़ बेहद गमगीन थी। तुम्हारे बिना रहना मुश्किल होता जा रहा है आरती। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पा रहा। तुम्हारी ज़िद से ज़िद में आकर मैंने अपना रास्ता बदल तो लिया, लेकिन रिमी के साथ एक दिन भी मैं खुश नहीं रह पा रहा हूँ। एक दिन भी मुझे सुकून नहीं मिला। हर समय तुम न जाने कैसे बीच में आ ही जाती हो। रिमी और मैं अलग हो रहे हैं। मैं अपनी बेटी और तुम्हारे पास वापस आना चाहता हूँ। मुझे माफ़ कर दो आरती, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। आरती की समस्त इंद्रियां श्रवण तंत्र बन गई। उसे सूझ नहीं रहा था कि क्या हो रहा है। सांसें मानो अपना प्रवाह विस्मृत करने लगी। शरीर में कोई स्पंदन शेष न था। वह शाश्वण बन बुद्ध की तरह मोबाइल कान से लगाकर अविचल बैठी थी। बहुत कुछ कहना चाह रही थी, पर स्वर जैसे निष्ठुर बनकर रूठ गए थे। उसे नहीं सूझ रहा था कि क्या कहे। मैं जानता हूँ आरती, तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो, बहुत अत्यधिक। कहीं भी शिकायत ना होगी तुम्हें मुझसे। पूर्वी अभी बहुत छोटी है, उसे पिता के साय की ज़रूरत है। अपने लिए ना सही,
पूर्वी के लिए ही स्वीकार कर लो मुझे, वह लगातार कहे जा रहा था। अब कभी तुम्हें अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं दूंगा। केवल की आवाज़ भावनाओं के वेग के चलते लगातार बहती जा रही थी, उसके नम से कांप रही थी। आरती की ज़बान तो ताले से चिपक गई थी, उसे अभी भी सूझ नहीं रहा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। आज सोच लो अच्छी तरह से, मैं कल दोपहर 1 बजे तुम्हें फ़ोन करूँगा। कुछ जवाब ना पाकर अपनी बात उसने धीरे से कह दी। केवल ने फ़ोन रख दिया, पर मैं वहीं बैठी रही फ़ोन के साथ ही। फ़ोन ऑफ कर आरती निढाल होकर बिस्तर पर गिर गई। बहुत कुछ याद आ गया। वह दिन जब उसने केवल का फ्लैट छोड़ा था, कितनी निराश्रित होकर घर से निकली थी, कितनी बेइज्जत होकर अपने बिन बाप के बच्चे को इस धरती पर लाने के लिए कितनी ही मेहनत की थी उसने। उसे भी धरती जितना ही बोझ और धैर्य रखना पड़ा था। केवल ने पलटकर भी ना पूछा था कि वह किस हाल में है या फिर हमारा बच्चा किस हाल में है। अपनी बच्ची के पैदा होने की खबर सुनकर उसके दिल में उसे एक बार देखने की तमन्ना भी नहीं हुई थी और ना ही तमन्ना जागी थी। और आज क्या हो गया? लेकिन इतना मनभावन व संपूर्ण था यह प्रस्ताव। वह चुपचाप उस बारे में सोच रही थी। सच तो ये है कि केवल के बाद किसी पुरुष के नज़दीक जाने की चाह ने ही उसके हृदय में कभी जन्म नहीं लिया था। उसका हृदय पत्थर हो गया था, सब कुछ बिखर सा गया था। एक विश्वास तो था ही, चाहे लिव इन में रहे थे, पर दिल दिमाग में छाया तो केवल ही था। उसके अलावा कोई भी नहीं उसके मन में आया था। वह पुरुष नहीं थी। वह सब कुछ भुलाकर फिर अपना नया आशिया बना लेती, और इतना सरल भी नहीं था पूर्वी की जिम्मेदारियों के साथ कुछ नया सोचना। आज अगर वह केवल का प्रस्ताव मान ले तो कितनी कठिन होगी, कितनी अनसुलझी बातें सुलझ जाएंगी। पूर्वी को अपने जन्म की जटिल से जटिल बातों का विभीषिकता पता भी नहीं चलेगा। उसे अपने पिता का प्यार मिल जाएगा और उसे केवल का साथ वापस मिल जाएगा। पर यह केवल इतना आसान था जिससे उसका सामाजिक, मानसिक, पारिवारिक जीवन स्थिरता पर लेगा। वह विचारों व भावनाओं के अंतर्द्वंद की कश्मकश से उठकर पीछे खड़ी हुई और उस सब के बारे में सोचने लगी। तकिया लेकर बैठ गई, लेकिन क्या जवाब देगी अपने अंदर की आरती को? क्या वह उसे ईमानदारी से जवाब दे पाएगी? उस स्त्री को जिसे कोख में दोनों की गलती कहें या प्यार का फल अकेले लेकर घर से निकलना पड़ा था। वह शारीरिक बलात्कार भले ही ना हो, लेकिन क्या जवाब है उस मानसिक स्थिति को, उस मन को? क्या जवाब दे उस मानसिक बलात्कार का केवल के पास, जिसका फल स्वाभाविक व कुदरती होकर भी सिर्फ उसे ही अकेला भुगतना पड़ा था पिछले 3 वर्षों से। केवल उसकी ज़िद के कारण ज़िद में आया तो उसने अपना रास्ता ही बदल दिया। उसका अपनी बेटी के पास वापस आने का मन किया तो पत्नी से नहीं बनी और अब वापस मेरे पास आना चाहता है। आखिर कौन सा स्वर्ग पाने की खुशी में रास्ता बदल गया? यह सोचती रही कि केवल ने आखिर क्या सोचकर मुझे प्रस्ताव दिया है। तब बेटी के प्रति कोई मोह न जागा। दोनों के कर्मों की सज़ा उसने अकेली भुगती। पारिवारिक, सामाजिक और मानसिक तौर पर भी केवल उसने अकेले ही भुगता था। खुद को तैयार भी कर लिया था अब भविष्य में पूर्वी के किसी भी सवालों के जवाब देने के लिए। इन सब के बीच केवल कहाँ था? कहीं पर भी तो नहीं। वह बहुत देर तक हल्के अंधेरे में बैठी विचारों के सागर में गोती लगाती रही और सारी बातें सोचती रही। उसकी तंद्रा तब भंग हुई जब अलार्म घड़ी ने बजकर सुबह होने की सूचना दे दी। चौंक कर उसने घड़ी की तरफ देखा। अरे, सुबह हो गई? कब? मुझे तो पता ही नहीं चला। उसने पूर्वी को उठाकर स्कूल के लिए तैयार किया और उसका टिफ़िन बनाकर उसे छोड़कर आई। आज ऑफिस जाने का मन नहीं था, इसलिए
छुट्टी के लिए मेल कर दिया। चाय लेकर चुपचाप बैठी रही तो अपनी कश्मकश में उलझी उसकी आंखों में आंसू छलक आए। आंसू तो उस दिन भी आए थे जब उसने घर छोड़ा था, जिस दिन वह बेसहारा होकर अंधेरे अनजान भविष्य की तरफ कदम बढ़ा रही थी, जिसके बारे में उसे कुछ भी आश्चर्य नहीं था। लेकिन आज के आंसू मान, स्वाभिमान व आत्मविश्वास के थे। आज केवल और अविनाश दो दो मजबूत सहारे उसकी तरफ अपने हाथ बढ़ा रहे थे, उसका साथ पाने को आतुर थे। उसके मन मस्तिष्क में एक निर्णय धीरे धीरे पुख्ता हो रहा था। शायद अगले कुछ घंटों में वह किसी नतीजे पर भी शायद पहुंच जाएगी। ऐसा सोचकर उसने खुद को संतुष्ट किया और घर के कार्यों में लग गई। आज पूरा दिन उसने ऑफिस ना जाकर सही किया। ऑफिस का टाइम शुरू हुए काफ़ी देर हो गई थी। अविनाश ऑफिस पहुंच गया होगा, उसे उसकी छुट्टी का भी पता चल गया होगा। तभी फ़ोन की घंटी बज गई। उम्मीद के अनुसार अविनाश का ही फ़ोन था। शायद वह इसी का इंतज़ार कर रही थी, पर उसने फ़ोन नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद फ़ोन फिर बजने लगा। वह फ़ोन को बस घूरती ही रही। फ़ोन थोड़ी थोड़ी देर में बजकर फिर बंद हो जाता, पर उसने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद काफ़ी देर तक फ़ोन नहीं बजा, लेकिन घर की घंटी बज गई। उसने दरवाज़ा खोल दिया। चिंतित सा अविनाश दरवाजे पर खड़ा था। क्या हुआ तुम्हें? तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? कब से फ़ोन मिला रहा हूँ। तुमने बीमारी का मेल किया था, मैं चिंतित हो गया था। सोचा शायद तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत हो, तबीयत शायद ज़्यादा ख़राब हो, पर तुम तो एकदम ठीक लग रही हो। फिर तुमने मेल क्यों किया ऑफ़िस में, और ऑफ़िस क्यों नहीं आई आज? वह गुलाबी सूट में सजी संवरी आरती को देखकर आश्चर्य से बोला, तुम्हारा फ़ोन उठा लेती तो तुम्हें मेरी कितनी फ़िक्र है कैसे जान पाती। वह मुस्कुराई। तुम्हें हंसी सूझ रही है और यहाँ मेरी जान निकली जा रही थी। मेरी तो जान ही सूख गई थी कि आखिर हुआ क्या है। मैं सोचते सोचते परेशान हो गया था। जो इतनी देर से मोबाइल पर नहीं उठा रही हो वही सोच रहा था। अविनाश की चिंता उसे ठीक देखकर अब गुस्से में तब्दील हो गई थी। ऐसा कहीं होता है भला? तो फिर कैसा होता है, तुम ही बताओ। आरती मंद मंद मुस्कुराती हुई चाय बनाने लगी। तुम्हें ज़रा भी फिक्र है कि मैं किस तरह से परेशान हुआ जा रहा था और भीड़ से हाथापाई करते आ रहा हूँ? यह बोलते हुए वह हैरान था। तो मत करो ना हाथापाई, मुझे अपने घर ले चलो। आरती की मुस्कुराती आंखें एकाएक नम हो गई और वह चुप होकर नीचे देखने लगी। ये लो गर्मा गर्म चाय पियो। आरती, तुम्हें पता है ना तुम क्या बोल रही हो? क्या सच में? हतप्रभ सा अविनाश बोला। हाँ अविनाश, मकड़ी अपने जाले से बाहर आना चाहती है और अपने ही बुने जाल से वह थक चुकी है। क्या तुम सहारा दोगे मुझे? आरती की पलकें भीग गईं। बहुत बड़ा निर्णय ले रही थी, बहुत कुछ छूट रहा था। सहारा नहीं, सहारा तो कमज़ोरों को दिया जाता है। आरती, तुम तो मज़बूत हो, सबसे ज़्यादा मज़बूत। बस थोड़ा सा बिखर गई हो और ख़ुद को समेटने की ज़रूरत है। मैं तुम्हें समेट लूँगा। वह भाव विह्वल होकर बोला। तो समेट लो ना, इससे पहले कि कुछ और बिखर जाऊँ। यह कहते आरती ने अपना सिर अविनाश के कंधे पर रख दिया। अविनाश हैरान हो गया। उसने परम संतुष्टि, विश्वास व खुशी से आरती को अपनी बाहों में समेट लिया। दोनों की धड़कनें एक हो रही। इस वक्त घड़ी में 1 बज रहा था और मोबाइल था कि लगातार बजे जा रहा था और बज बज कर तूफ़ान खड़ा कर रहा था। आखिर तूफ़ान शांत हो गया। शायद केवल को भी इस तूफ़ान के बाद के सन्नाटे का कारण का पता चल ही गया और उसे इस बात का एहसास हो गया था कि आरती उसका फ़ोन लेना नहीं चाहती थी। उसे चुपचाप जवाब मिल गया था उसे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हम नई नई कहानियाँ लेकर आएँ।
तो फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।